हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी के जीएस2 पेपर 2016 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका 3 आवर्स का पेपर है। 250 मार्क्स का आपका मिनिमम मार्क्स है। ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो कि आप देख सकते हैं। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन हो गया। हम लोग मेनली क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपका क्या पूछा गया है ना, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या क्या मतलब खूबी है उसके बारे में पूछा है। and anomalies, if any, that have led to the recent reported conflict between the elected representative and the institution of the lieutenant governor in the administration of Delhi। देखिए, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली से लिंक कर दिया है। फिर पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट दिस विल गिव राइज टू ए न्यू ट्रेंड इन द कंसर्निंग ऑफ द इंडियन फेडरल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो देखिए ये आपका फिर का इसमें क्या राय है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आपका मेनली देखिए बोला गया कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं यदि कोई हो पर चर्चा कीजिए जिन्होंने दिल्ली के प्रकाशन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया। क्या इसके बारे में आपको बताना है? क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के कार्यान्वयन में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2 में आपका पूछा गया कि टू व्हाट एक्सटेंट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 370 आपका रिसेंटली आपका चर्चा में रहा है। बियरिंग मार्जिनल नोट टेम्पोररी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेम्पोररी, डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोविजंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। यहाँ बोला गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसके साथ हाशिया नोट जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में उन उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा करना है यहाँ। ठीक है, तो ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी को करंट अफेयर से पूछा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 3 में पूछा गया है क्या, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू ए फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। यहाँ बोला गया कि भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर में गुजर रही है जो कि अंतर्विरोधियों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। ठीक है, इस पर आपको चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन आपका 4था में है कि एक्सरसाइज ऑफ कैक्स पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the government's policy implementation could amount to overstating its own CAG jurisdiction। यहाँ बोला गया कि संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा करना है कि क्या सरकार की नीति की लेखा परीक्षा करना उनके स्वयं की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां में पूछा गया 5th में, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। देखिए, यहाँ आपका उद्देशिका जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करना है। और बोला गया कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय है, को आप किस तरह समझते हैं, तो लिखना है। अगला क्वेश्चन 6 में आपका पूछा गया है इसमें, व्हाट वाज हेल्ड इन द कोयलो केस में क्या हुआ था। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन यू से द जुरिडिक्शन रिव्यू ऑफ की इज ऑफ की इंपोर्टेंस अमंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कोयलो केस में क्या अभी निर्धारित किया गया था, कोयलो केस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है, इसमें आपका क्या राय है उसको लिखना है। तो देखिए, आपका सजेस्ट, आप किसी भी आंसर को सजेस्ट या फिर आपका क्या सजेशन है, आपका क्या ओवरव्यू है, तभी आप कर सकते हैं जब आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्टैटिक पोर्शन को रेफर कर सकते हैं और फिर आप उसको डायनामिकली आंसर कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें आपका जीएस2 पेपर में क्या है ना, सब आपका करंट बेस्ड रहता है और IR बेस्ड रहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 7th में, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस। देखिए, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा गया है। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तो करना ही है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 8 में आपका क्या है ना, व्हाट इज काशी जुडिशियल बॉडी। देखिए, ये टॉपिक आपका यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, काशी जुडिशियल बॉडी। देखिए, इसमें आपको प्रीलिम्स में पूछ देता है कभी कभार, या तो मेंस में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट एग्जांपल। देखिए, यहाँ
अर्ध न्यायिक जैसे कि न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है इसको। अगला 9 में आपका क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द रियल्म ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। व्हाट आर योर सजेशन, देखिए यहाँ भी आपको सजेशन पूछा गया है, टू इम्प्रूव देयर स्टेटस एंड परफॉर्मेंस। जैसे कि आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार है तो आपके क्या सुझाव है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना होगा कि अमर्त्य सेन ने क्या क्या मतलब अडॉप्ट किया था, क्या क्या आपका पॉलिसी। अगला आपका 10th में क्या है, इन द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम द रोल ऑफ ए नॉन स्टेट एक्टर हैज बीन ओनली मार्जिनल, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ बोला गया कि भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है। क्या इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण दी, इस कथन का बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एट वेरियस लेवल एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, डिस्कस देयर रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपका विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है, भारत के संदर्भ में इसके बीच संबंध पर चर्चा करना है। तो ये आपका अच्छा टॉपिक हो गया, इंटरडिपेंडेंसी का क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन 12 में क्या बोला है ना, इन द इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देखिए इंडिया स्टैंड्स वेरी लो, ब्रीफली डिस्कस द लीगल पॉलिटिकल economic, social and cultural factors that have caused the decline of the public morality in India। देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफ़ी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा करना है जिसके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 13 में पूछा गया, हैज़ द इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम रिस्पॉन्डेड एडिक्वेटली टू द डिमांड ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन 1991, व्हाट आर द गवर्नमेंट डू टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द इम्पोर्टेंट चेंज। क्या यह बोला गया कि क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुई इदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 14 में पूछा गया है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, कमेंट। यहाँ पूछा गया कि पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली, इसको आप किस तरह सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं, इसमें आपका क्या राय है उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन 15 में आपका है, एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ द नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट्स ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। यह आपका नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछा गया और इसमें एंड थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपका राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण करने बोला गया है और इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति पर प्रकाश डालने बोला गया। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए आपको नेशनल चाइल्ड पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और इसको किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, किया गया है, इसके बारे में लिखना है और इसके क्या क्या प्रोविजन है। अगला क्वेश्चन 16 में पूछा गया, डेमोग्राफिक डिवाइडेड इन इंडिया विल रिमेन ओनली theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative. What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? देखिए ये इजी क्वेश्चन है और ये आपका टोटली आपका 12 मार्क्स इजिली आसानी से मतलब गेन किया जा सकता है। इसमें पूछा गया कि भारत में जनांकीय लाभांश, इसमें आपको बोला गया कि भारत में जनांकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो सकती है। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनाने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन से उपाय किए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका 17 में पूछा गया है कि द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO आर टू मैनेज एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट द Doha round of the negotiations seemed doomed due to the differences between the developed and the developing countries. Discuss in the Indian perspective। यहाँ बोला गया कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, इसके अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति का करना है, परंतु वार्ताओं की दोहा परिधि मृत्योन्मुखी प्रतीत होती है जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के लिए मतभेद है। ठीक है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन 18 में हो गया, इवेल्युएट द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन
एक्सपेंशन ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिनेरियो। देखिए यहाँ पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में पूछा गया है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या क्या है। देखिए यहाँ इसी को बात को बोला गया है कि शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वमुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन आपका 19 में बोला गया है कि इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक। देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक भी यूपीएससी का आपका फेवरेट टॉपिक है, पूछता है इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक इन इंडिया एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ द सेवरल मेंबर स्टेट्स बाय पाकिस्तान आर नॉट कंडक्टिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क जैसे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ बोला है कि भारत में बढ़ते हुए सीमा पारी आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क के भविष्य के लिए सहायक नहीं है। इस पर आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईआर से क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस। अगला क्वेश्चन आपका 20 देखिए, ये भी आपका आईआर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैकब्राइड कमीशन ऑफ द यूनेस्को के आपका मैकब्राइड कमीशन के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन दिस, भारत का इसमें क्या पायदान रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया GS2 का 2010 का पेपर। ठीक है, अब हम लोग इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखेंगे, देखिए ये पेपर थोड़ा सा वेटेज वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अच्छा है। ये इजी टू मॉडरेट लेवल है, इसमें मेनली आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, जैसे कि पहला वाला आपका क्वेश्चन था, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। दूसरा वाला भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। तीसरा वाला भी ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। फोर्थ वाला भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला भी आपका इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, क्योंकि ये नॉन टॉपिक है, स्टैटिक पोर्शन है। सिक्स्थ वाला आपका ये मॉडरेट क्वेश्चन है। सेवेंथ वाला आपका इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि ये नॉन टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट आपका ये भी स्टैटिक का नॉन टॉपिक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट आपका 9th वाला हो गया, ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 10 वाला भी आपका नॉन स्टेट के लिए है, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है। 11 वाला भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 12 वाला आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 13 वाला आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 14 वाला आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 15 वाला भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 16 वाला आपका इजी क्वेश्चन है। 17 वाला आपका इजी टू मॉडरेट है। 18 वाला आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। 19 वाला आपका मॉडरेट है। 20 वाला भी आपका मॉडरेट है। मतलब मेनली हम लोगों ने अगर ओवरव्यू किया तो पता चला कि ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका है कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो ये रहा आपका GS2 का 2016 का पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे GS2 का आपका 2017 का पेपर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।